कॉमन टेंजेंट की बात आएगी, ठीक है, तो आपका कोनिक हमेशा स्टैंडर्ड होगा, नहीं तो कम से कम दो में से एक कोनिक तो स्टैंडर्ड होगा ही होगा, अगर आपको कॉमन टेंजेंट कैलकुलेट करनी। तो अब हम दो केस पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। पहली सिचुएशन हम ये करेंगे कि बोथ कोनिक आर स्टैंडर्ड फॉर्म, दोनों कोनिक किसमें स्टैंडर्ड फॉर्म। अच्छा, स्टैंडर्ड फॉर्म में होने का बेनिफिट क्या है, कोई भी कोनिक अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो क्या हमें उसके लिए एम स्लोप टेंजेंट पता है, सर्किल के लिए एम स्लोप टेंजेंट पता है, पैराबोला स्टैंडर्ड के लिए एम स्लोप टेंजेंट पता है, इलिप्स के लिए भी एम स्लोप टेंजेंट पता है, आगे हम हाइपरबोला पढ़ेंगे उसके लिए भी हमें एम स्लोप टेंजेंट पता होगी। किस फॉर्म के लिए, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब जिसमें एक्स वाई का टर्म, तो जब तक एक्स वाई का टर्म नहीं है तब तक आप किसी भी कोनिक के लिए क्या लिख सकते हैं, एम स्लोप टेंजेंट। मेरी बात समझ रहे हो। तो अगर आपके दोनों कोनिक स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो दोनों के लिए क्या लिख लो, दोनों के लिए लिख लो क्या, एम स्लोप टेंजेंट फॉर बोथ कोनिक, और फिर उनको क्या करा दो, कौन सा है, सही है ना, और फिर उनको क्या करा दो, यूज कंडीशन ऑफ कोइंसाइडिंग। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं। जैसे कंडीशन ऑफ कोइंसाइडिंग लगाएंगे वहां से क्या निकल आएगा, एक बार हम आ गया तो टेंजेंट की इक्वेशन तो आ ही जाएगी ना। बोलो, ये बात सबको समझ में आती है, हाँ या ना। चलो, दूसरी सिचुएशन आपके सामने ये आ सकती है कि वन कोनिक इन स्टैंडर्ड फॉर्म एंड अदर इज नॉट, मतलब ये भी आएगी, इस बात की पॉसिबिलिटी कम है, बट हाँ ये सिचुएशन आ सकती है कि एक कोनिक स्टैंडर्ड फॉर्म में हो बट दूसरा ना हो, सही है। अच्छा, जो कोनिक स्टैंडर्ड फॉर्म में है उसके लिए क्या लिख सकते हो, एम स्लोप टेंजेंट। अब इसमें क्या करोगे, राइट एम स्लोप टेंजेंट किसके लिए, फॉर स्टैंडर्ड कोनिक, आराम से लिख गया है ना। इसके बाद यही एम स्लोप की जो टेंजेंट है वो दूसरे वाले कोनिक के लिए भी क्या है, यही एम स्लोप की जो टेंजेंट है टेंजेंट है ना, तो दूसरे वाले के लिए भी क्या होगी, तो उसमें क्या यूज कर लेंगे, यूज द कंडीशन कौन साइड ऑफ टेंजेंसी। टेंजेंसी, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी समझते हो, यस, कंडीशन d ऑफ equals to टेंजेंसी 0, फॉर सेकंड कोनिक। और वो कंडीशन ऑफ टेंडेंसी क्या होती है, d equals to 0, वहां से किसकी वैल्यू आ जाएगी, m पर एम आ गया आंसर, नहीं बोलो। अब कंडीशन ऑफ टेंजेंसी तो वही क्वाड्रेटिक, भाई वाई मान लो आपने एम स्लोप टेंजेंट की इक्वेशन लिखी, उससे वाई की वैल्यू सेकंड वाले कोनिक में रख दी, उससे क्वाड्रेटिक बनाई, उस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट क्या किया, जीरो। जैसे ही डिस्क्रिमिनेंट जीरो करोगे एम में कंडीशन आ जाएगी, वहां से एम सॉल्व करके निकाल लोगे, एक बार एम आ गया, आंसर आ जाएगा। बोलो, तो अगर स्टैंडर्ड कोनिक है तब तो सीधे दोनों के लिए एम स्लोप टेंजेंट लिख के कंपेयर मार दो, बात खत्म। अगर स्टैंडर्ड एक स्टैंडर्ड और एक स्टैंडर्ड नहीं है तो जो स्टैंडर्ड है उसके लिए एम स्लोप टेंजेंट लिखो और दूसरे में क्या लगा दो, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। अच्छा, एक बात सोच के बताओ, सर्कल के लिए कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होती है, डी इक्वल टू जीरो नहीं लगाते वहां पे, उसके लिए भी कंडीशन ऑफ टेंडेंसी डी इक्वल टू जीरो है, बट सर्किल के केस में कंडीशन ऑफ टेंडेंसी डी इक्वल टू जीरो नहीं क्या लगाई जाती है, सेंटर से डाला गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल टू रेडियस, yes, वो भी डी इक्वल टू जीरो वाला ही रिजल्ट देगी। बट सर्किल के केस में कंडीशन ऑफ टेंजेंसी का मतलब क्या होता है, मतलब अगर मान लो एक पैराबोला हो, सोचो, और एक सर्कल हो, पैराबोला नॉन स्टैंडर्ड है, मतलब पैराबोला स्टैंडर्ड है, सर्किल भी स्टैंडर्ड है, तब तो दोनों के लिए स्टैंडर्ड कोनिक लिख लोगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। अरे हाँ या ना, बोलो। अब मान लो कि एक सर्कल है और एक कोई भी पैराबोला है, मतलब नॉन स्टैंडर्ड कर्व कुछ भी है, इसके लिए आपने टेंजेंट आपने दे दी। अब आपको सर्किल के लिए कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगानी है तो क्या करोगे, रेडियस डी निकाल इक्वल के टू जीरो नहीं करते करते हैं, सर्किल के सेंटर से खींचा गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वरना सर्किल के लिए तो हमेशा एम स्लोप टेंजेंट लिख ही लोगे ना, पैराबोला के लिए एम स्लोप टेंजेंट लिख लोगे, दोनों को क्या कर दोगे,
कौन साइड? कॉन्साइड करा देंगे तो आपको एक कॉमन टेंजेंट मिल जाएगी खट से। बोलो ऐसे ही अगर एक इलिप्स है और एक पैराबोला है और उसकी कॉमन टेंजेंट निकालनी तो क्या करोगे? एम स्लोप टेंजेंट इसकी, एम स्लोप टेंजेंट इसकी, दोनों को कॉन्साइड लगा के एम निकाल लेंगे, एम की वैल्यू यहाँ रख के कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन निकाल देंगे। नहीं समझ रहे हो बात को? कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बता। ये तरीका क्लियर हुआ? तो आप चाहे स्टैंडर्ड हो तो भी आप निकाल सकते हैं, नॉन स्टैंडर्ड हो तो भी आप निकाल सकते हैं। अब कॉमन टेंजेंट में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, हर बार हमें क्या निकालना है? एक बार एम आ जाएगा तो टेंजेंट की इक्वेशन तो हम लिख ही लेंगे, क्योंकि हम एम के टर्म में टेंजेंट तो लिख ही चुके हैं ना ऊपर, उसी में हम रखेंगे, किसी एक में हम रख देंगे तो हमें टेंजेंट की इक्वेशन मिल जाएगी। नहीं समझे कॉन्सेप्ट? कोई कंफ्यूजन आ रहा है इसमें तो बताओ। नहीं, ऐसा सिचुएशन आपके सामने आएगा नहीं, क्योंकि दोनों नॉन स्टैंडर्ड अगर आपके सामने आ गए तो फिर उसको कोऑर्डिनेट से नहीं कैलकुलस से करते हैं। समझ में आया? इन भाई सर्कल और इलिप्स में आपको कॉमन टेंजेंट निकालनी है, तो सर्कल के लिए एम स्लोप टेंजेंट, इलिप्स के लिए एम स्लोप टेंजेंट, दोनों को क्या करा दिया? तो 1 1 1 1, तो ये इक्वल होगा तो कॉन्साइड हो जाएगा, इसी को इक्वल कराया। यहाँ से आपने क्वाड्रेटिक बना के आर की वैल्यू निकाल ली, आर के टर्म सॉरी एम में इक्वेशन बनाई, एम की 2 वैल्यू आ गई, प्लस माइनस करके दिखा। अच्छा, अब यहाँ से एक रिजल्ट और आया कि अगर आर की वैल्यू ए से बी के बीच में है तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज एम पॉसिबल ही नहीं होगा। यानी कि ऑब्वियसली कॉमन टेंजेंट तो तभी आएंगी ना जब सर्किल की रेडियस बी से बड़ी और ए से, अदरवाइज अगर ए से बड़ी हो गई तो भी कट नहीं करेगा, और अगर बी से छोटी रह गई तो भी कॉमन टेंजेंट नहीं आएगी। तो कॉमन टेंजेंट आएगी तब जब वो बी से ए के बीच में होगा। तो कितनी कॉमन टेंजेंट होंगी? पैरेलल दो, ये नहीं समझे भाई? एम की ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू उठा के आप इस इक्वेशन में रख दो, तो टोटल कितनी टेंजेंट आपको दिख रही है यहाँ से? 4। y इक्वल टू m1x प्लस माइनस आर रूट अंडर 1 प्लस m1 स्क्वायर, y इक्वल टू m2x प्लस माइनस आर रूट अंडर 1 प्लस, टोटल कितनी कॉमन टेंजेंट हो गई? नहीं समझे? कोई कंफ्यूजन? हाँ या ना? किसी को इसमें कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ। सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में था तो प्लस ले लिया था। कहीं भी ले लो, 4 टेंजेंट आएंगी, कहीं भी इंटरसेप्ट लोगे, क्योंकि सब कुछ सिमेट्रिसिटी में है ना, तो इंटरसेप्ट लेंथ सेम आ जाएगी। भाई ये एलिप्स है ना, और इलिप्स में ये लेंथ 5 है और ये लेंथ 2 है, 4 रेडियस का सर्कल है, तो ऑब्वियसली इसको 4 पार्ट में कट कर ही रहा होगा, है कि नहीं? तो कॉमन टेंजेंट का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि एम स्लोप कॉमन टेंजेंट लिखो। मान लो फॉर्मूला हमारे दिमाग में नहीं है, वैसे है तो डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं, बट मान लो फॉर्मूला हमारे दिमाग में नहीं है तो हम क्या लिखेंगे? एम स्लोप टेंजेंट लिखेंगे सर्किल के लिए, तो प्लस माइनस 4 रूट अंडर 1 प्लस एम स्क्वायर, और एम स्लोप टेंजेंट लिखेंगे किसके लिए? इलिप्स के लिए, तो 25 एम स्क्वायर प्लस 4, क्योंकि कॉमन टेंजेंट है, तो क्या है? कॉमन टेंजेंट है, तो उसको क्या करेंगे? कॉन्साइड करा देंगे। जैसे ही कॉन्साइड कराएंगे 4 रूट अंडर 1 प्लस एम स्क्वायर किसके बराबर आएगा? रूट अंडर 25 एम स्क्वायर प्लस 4 के। दोनों साइड स्क्वायर ओपन करेंगे तो 16 प्लस 16 एम स्क्वायर इक्वल टू 25 एम स्क्वायर प्लस 4 आएगा। यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो 9 एम स्क्वायर इक्वल टू 12 आएगा ना। तो यस सर। स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाती है? 4/3। बोलो। यस सर। की वैल्यू आ जाती है प्लस माइनस 2/√3। यही स्लोप आ गया, दैट इज स्लोप ऑफ कॉमन टेंजेंट, दैट इज स्लोप ऑफ कॉमन टेंजेंट। अब जो कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन होगी, अब ये जो m प्लस माइनस में आया है वो दोनों में से किसी भी एक जगह रख दो, चाहो तो इसमें रख दो चाहो इसमें रख दो, तो 4 टेंजेंट आपके सामने आ जाएंगी कि नहीं आ जाएंगी? बोलो भाई। अब जो टेंजेंट की इक्वेशन लिखोगे कॉमन टेंजेंट की, वो क्या लिखोगे? y इक्वल टू प्लस माइनस 2/√3 इंटू एम और प्लस माइनस 4 रूट अंडर 1 प्लस 4/3। क्या? बोलो भाई। यस सर। ये बन जाएगा √7/√3 ना, √3 एलसीएम लेके हटा दें हम, तो शायद ये √3 y इक्वल टू प्लस माइनस, अच्छा यहाँ तो ये x आएगा ना, प्लस माइनस 2x और प्लस माइनस 4√7 ये आएगा। देखो यस सर। यही आ रहा है ना। तो ऐसी 4 टेंजेंट आ जाएंगी,
ऐसी कितनी टेंजेंट आएंगी? 4। अब मान लो चारों कॉमन टेंजेंट आपने निकाल लिए, तो पहला आपको क्या निकालना है? लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑफ द टेंजेंट बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में कोई भी एक टेंजेंट लोगे तो आपको पता है ना, वो टेंजेंट हमेशा मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस पे ही इंटरसेक्ट करेंगी। बोलो, ये तो पता था ना। यहाँ सर पे पता है। टेंजेंट खींचो, यहाँ पे तो कोई भी इंटरसेप्ट किसी भी टेंजेंट का मेजर और माइनर के बीच में ही तो निकालना है। कोई भी एक लाइन इनमें से पिक कर लो। तो सपोज हम लाइन पिक कर लेते हैं √3y प्लस 2x इक्वल टू 4√7। ले सकते हैं कि नहीं, है ना? तो इसका x इंटरसेप्ट कितना आ जाएगा? दैट इज 2√7 ना। बोलो। और इसका y इंटरसेप्ट कितना आ रहा है? 4√7/√3। यस सर। बोलो। तो इंटरसेप्ट की लेंथ कितनी आ रही है? बोलो। लेंथ 14/√3। आ जाएगा रूट अंडर कितना 28 प्लस 16 इंटू 7 कितना हुआ? 16 इंटू 7 112। यस सर। 112/3। देखो, इसी को पूरा सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा ये? 112 प्लस 28 इंटू 3 84। और बाई 3 ना। यस सर। तो ये सिंप्लीफाई होके आ जाएगा 196/3। 96/3, मतलब 14/√3। क्या यस सर। लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट 14/√3 आ जाएगा? देखो जरा सब लोग, सही है क्या? लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट आ गया 14/√3। ये तो एक चीज हो गई, है ना। अब मैं अगर आपसे यही पूछूं एरिया ऑफ एरिया फॉर्म्ड बाय कॉमन टेंजेंट, एरिया फॉर्म्ड बाय कॉमन टेंजेंट, सही है। तो ये चारों कॉमन टेंजेंट से क्या बनेगा? पैरेललोग्राम। ध्यान से देखो ना भाई, एक ये होगी लाइन, एक ये लाइन होगी, 2, हाँ है ना। एक ये कॉमन टेंजेंट होगा 3, एक ये कॉमन टेंजेंट होगा 4, हाँ है ना। अब चारों कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन यही तो है। बोलो हाँ या ना। तो अगर आप इस चारों टेंजेंट को लिखोगे ध्यान से, तो 2 का स्लोप सेम होगा और 2 का स्लोप अलग अलग। तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो 2x प्लस √3y इक्वल टू 4√7 एक हुआ, तो 2x प्लस √3y इक्वल टू -4√7 दूसरा हो गया। देखो, अच्छा यहाँ से आएगा 2x माइनस √3y इक्वल टू 4√7। यहाँ से क्या आएगा? 2x माइनस √3y इक्वल टू -4√7। ये चारों से एक पैरेललोग्राम बनेगा, हाँ है ना। तो अगर आप इसका एरिया निकालना चाहोगे तो आपने पैरेललोग्राम का एरिया क्या पढ़ा है? याद कराओ। अगर एक ट्राइंगल का एरिया निकाल के 4 टाइम्स कर दो। एरिया निकाल के, ट्राइंगल अरे यार ऐसे नहीं ना। पैरेललोग्राम का एरिया आपने पढ़ा है ना। सपोज ये वाली लाइन y इक्वल टू m1x प्लस c1 है, ये वाली लाइन y इक्वल टू m1x प्लस c2 है, ये वाली लाइन y इक्वल टू m1x प्लस d2 है, और ये वाली लाइन y इक्वल टू m2x प्लस d1 है। तो इसका एरिया आपने पढ़ा है ना स्ट्रेट लाइन में, c1 माइनस c2 इंटू d1 माइनस d2 का मॉड डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ, अरे भूल गए क्या ये रिजल्ट यार? याद है। ऑफ द पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय दीज 4 लाइंस ना। ये और ये लाइन m1 स्लोप की पैरेलल है, ये और ये लाइन m2 स्लोप की पैरेलल है। इसमें कांस्टेंट c1 c2 है, इसमें कांस्टेंट d1 d2 है, तो इसका एरिया ये होता है। याद है d1 d2 बाई साइन थीटा। अरे वैसे बिहेव करोगे तो नहीं चलेगा भाई, ये स्ट्रेट लाइन में आपने पढ़ा है। नोट्स नहीं दिमाग में रखोगे, नहीं रिवाइज करोगे तो नहीं चल पाएगा। मैथ्स में चीजें लिंक होके चलती हैं, ध्यान रखा करो ये बात। बताओ, c1 c2 m1 m2 है कि नहीं? तो यहाँ से m1 कितना दिख रहा है आपको? -2/√3, सही है। c1 कितना दिख रहा है? 4√7/√3। अरे y इक्वल टू mx प्लस c करोगे ना, यहाँ से c2 कितना दिख रहा है?
-4√7/√3 और m तो सेम आ जाएगा ना। गुड। यहाँ m2 कितना दिख रहा है? 2/√3 प्लस का, बोलो। d2 कितना दिख रहा है? 4√7/√3। ऐसे ही यहाँ से d2 कितना दिख रहा है? -4√7/√3। अब एरिया कितना आ गया इसका बताओ? C1 - C2 तो 8√7/√3, D1 - D2 तो 8√7/√3 और डिवाइडेड बाई m1 - m2, इसका मतलब 4/√3। अरे 2/√3 - 2/√3 माइनस माइनस प्लस तो 4/√3। अब इसी को सॉल्व कर दो तो कितना आ गया? 64 × 7/3 × 4/, इसको काटो 16, 112/√3। ये टोटल एरिया दिखा गया। तो बस आपने वही चीज निकाल ली क्या? m1 c1, m2 c2, m2 d2 और d1 और सीधा एरिया आपने रिजल्ट लगा के निकाल दिया। अच्छा ये श्योर शॉर्ट है कि ये पैरेललोग्राम बनेगा, इसमें तो कोई डाउट होगा नहीं, क्योंकि दो लाइनें m1 स्लोप की होंगी और दो लाइनें m2 स्लोप। तो बहुत ज्यादा आपसे इससे एरिया पूछा जा सकता है, बहुत ज्यादा इंटरसेप्ट की लेंथ पूछी जा सकती है, बहुत ज्यादा कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन पूछी जा सकती है। अब आप सारी चीजें इजीली निकाल सकते हैं, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। एरिया वाला फॉर्मूला पूछे तो जो कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन होगी, इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट, सही है, इसको m1 कह दो और इसको m2 कह दो, तो वो होगी y = m1x + - r √1 + m1 स्क्वायर, और दूसरी लोगी y = m2x + - r √1 + m2 स्क्वायर। अरे बोलो, एक बार m1 की वैल्यू रखोगे और एक बार m2 की, बोलो। अच्छा अभी एक पैरेललोग्राम बन गया, इसमें एक बार ये C1 और C2 हो गया, एक बार यही D1 और D2 हो गया, तो जो एरिया आएगा वो कितना आएगा? C1 - C2 तो 2r √1 + m स्क्वायर, फिर 2r √1 + m स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 - m2। बोलो हाँ या ना। अच्छा m1 और m2 दोनों अपोजिट साइन के है ना? बोलो। यस सर। -m2 को अगर आप देखोगे तो ये क्या बन जाएगा? 2m। अरे यहाँ पर m की वैल्यू आप ये ले लो, r² - b² / a² - r²। ये समझ में आता है कि नहीं? तो m1 - m2 की जगह आप क्या लिख सकते हो? m - m प्लस m। 2 से एक वाला 2 क्या हो गया? कैंसिल। ये रिजल्ट आ जाता है r² 1 + m² बाई m। तो एरिया जो निकल के आता है ना वो r² 1/m + m, ये एरिया टोटल निकल के आता है r² m + 1/m। इस केस में अगर आप एरिया निकालोगे तो एरिया की वैल्यू निकल के आती है r² m + 1/m, r² m + 1/m। सर एक 2 भी तो आएगा, जैसे वो आपने 2 स्क्वायर कैंसिल कर एक यहाँ पे 2 आएगा न्यूमरेटर में, दिया। m1 = m और m2 = -m। तो यहाँ से टोटल एरिया ये निकल के आएगा हर बार। आप कैसे भी निकालोगे हर बार आपको एरिया की यही वैल्यू मिलेगी। अब ध्यान से देखो, अगर आप इस क्वेश्चन में डायरेक्ट यही काम करते हैं ना, तो r की वैल्यू आपको कितनी पता थी? 4। 4 m की वैल्यू आपने 2/√3 निकाली थी, तो डायरेक्ट अगर आप एरिया यहाँ पर निकालते तो कितना आ जाता है बताओ? अगर आप वही वाला रिजल्ट यूज करते, 2r² m + 1/m होता है एरिया, तो 2 × 16 और m की वैल्यू कितनी थी? 2/√3
प्लस √3/2। इसी को आप सिंप्लीफाई करते तो 112/√3 आ जाता। यही एरिया आपने स्टार्टिंग में यहाँ निकाला था, यही यहाँ दिखा कि नहीं? बोलो। ये आप एज अ शॉर्टकट यूज कर सकते हैं। ये रिजल्ट आप एज अ शॉर्टकट यूज कर सकते हैं। समझ गया ना ये रिजल्ट कहाँ से आया होगा? इससे ज्यादा मतलब इस वेरिएशन में इससे ज्यादा क्वेश्चन बनेगा नहीं। ये मैक्सिमम रिजल्ट है। या तो आपसे क्वाड्रिलेटरल का एरिया पूछेगा, या कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन पूछ लेगा, या आपसे लेंथ ऑफ टेंजेंट पूछ लेगा। इससे ज्यादा चीजें इसमें नहीं पूछी जा सकती, ठीक है ना? कॉमन नॉर्मल, नियरेस्ट पॉइंट मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ना, यानी कि वो हमेशा कहाँ लाई करता है? कॉमन नॉर्मल पे। मान ली दो कर्व के बीच में अगर नियरेस्ट पॉइंट आपको निकालने हैं, तो वो दोनों कर्व के कॉमन नॉर्मल पे होते हैं। समझ गए? तो नियरेस्ट पॉइंट जैसे ही आपको दिखेगा, सही है, तुरंत आप किसके बारे में सोचेंगे? कॉमन नॉर्मल। अच्छा, एक एलिप्स आपको दिया हुआ है, बोलो भाई, और एक लाइन आपको दे रखी है। ये आपको एक एलिप्स दे रखा है और आपको एक लाइन दे रखी है, सही है ना? दोनों में आपको नियरेस्ट पॉइंट बताना है। तो इसका मतलब आपको एक ऐसी लाइन के बारे में सोचना है जो इसके परपेंडिकुलर हो, तभी तो ये वाला जो पॉइंट आएगा वो सबसे नियरेस्ट हो जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो अगर हम इस पॉइंट को पी थीटा कह दें अभी के लिए, तो नॉर्मल एट पी थीटा क्या होगा, बोलो? तो पहले तो इस इक्वेशन को लिखोगे तो x²/6 + y²/3 = 1। सही लिख रहा हूं मैं? बोलो। तो नॉर्मल एट पी थीटा लिखोगे तो कितना आएगा? √6x sec थीटा, बोलो, यस सर। माइनस √3y cosec थीटा इज इक्वल टू a² - b। 20। यहाँ से इस नॉर्मल का स्लोप कितना होगा, बोलो? √6/√3 और tan थीटा। अरे हाँ या ना? यस सर। सही है। इसका मतलब इसका स्लोप कितना आएगा? √2 tan थीटा। क्या ये नॉर्मल का स्लोप आया कि नहीं? अच्छा, ये जो लाइन है वो है x + y = 7, और ये कॉमन नॉर्मल पे बात चल रही है कि नहीं? तो जो इसके परपेंडिकुलर लाइन है उसका स्लोप कितना होगा? 1 यानी कि स्लोप ऑफ नॉर्मल होना कितना चाहिए? 1। नॉर्मल तो इस लाइन के परपेंडिकुलर होना चाहिए ना। इस लाइन का स्लोप -1 है कि नहीं है? यस है सर। ना? तो अगर मैं कहूं कि फॉर नियरेस्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं, ये जो स्लोप आपने निकाला है √2 tan थीटा, वो 1 के बराबर होना चाहिए कि नहीं? यस सर। ये बात कितने लोग समझे? क्योंकि भाई अगर इस लाइन का स्लोप देखोगे तो वो -1 आ रहा है, तो इस लाइन का स्लोप कितना होना चाहिए? 1। तभी तो कॉमन नॉर्मल में आएगा। जैसे ही आपको ये मिला, तुरंत आपको tan थीटा की वैल्यू 1/√2 मिल गई। जैसे ही आपको tan थीटा 1/√2 मिला, तुरंत sin थीटा कितना मिल गया? क्विक 1/√5। और तुरंत आपको cos थीटा कितना मिल गया? √2/√5। जैसे ही sin थीटा और cos थीटा मिले, तुरंत नियरेस्ट पॉइंट मिल गया। क्या बोलो? 1/√3 होगा। 1/√3 1/√3। ये 1/√3 आएगा और ये √2/√3 आएगा। क्या बोलो? यस सर। अब नियरेस्ट पॉइंट तुरंत आपको कितना मिल गया बताओ भाई? पी थीटा का अगर आप कोऑर्डिनेट लिखते तो लिखते ना √6 cos थीटा, √3 sin थीटा। तो अब लिख दो √6 cos थीटा और √3 sin थीटा। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? अब तुरंत आपको नियरेस्ट पॉइंट क्या मिल गया? तरीका समझे क्या हुआ, क्यों हुआ, किस लिए? बताओ भाई। किसी को इस पूरे प्रोसेस में किसी को कोई भी कंफ्यूजन आ रहा है तो अपनी बात रख सकता है। हमने नियरेस्ट पॉइंट निकालने के लिए क्या किया? एक लाइन से एक इलिप्स का नियरेस्ट पॉइंट निकालने का कॉन्सेप्ट। इलिप्स मान लीजिए नियरेस्ट पॉइंट थीटा वाला था, तो हमने सबसे पहले पी थीटा वाला पॉइंट लिख लिया इलिप्स के लिए, इसका स्लोप निकाल लिया। ये लाइन पता ही है जिसके नियरेस्ट पॉइंट निकालना है। नियरेस्ट पॉइंट हमेशा कॉमन नॉर्मल पे होगा। नॉर्मल का स्लोप मिल गया इस स्लोप की हेल्प से, और उसी स्लोप को हमने नॉर्मल के स्लोप के बराबर कर दिया। वहां से किसकी वैल्यू आ गई? tan थीटा। tan थीटा से sin थीटा cos थीटा आ गया, और sin थीटा cos थीटा से पॉइंट आ गया। तो नियरेस्ट पॉइंट आ गया। अच्छा, यहीं पे अगर हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी होती, बोलो,
बस यहीं पे अगर हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए होती बिटवीन दिस लाइन एंड दिस पैराबोला, मतलब इस लाइन और इस पैराबोला के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही होती, तो क्या करते भाई? हमने ये लाइन आपको दी हुई है x प्लस वाई माइनस 7 इक्वल टू 0 और ये शॉर्टेस्ट वाला पॉइंट आपने निकाल ही लिया, इसी से इस पर क्या डाल देते? परपेंडिकुलर। वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी निकल के आ जाती है बताओ? 2 + 1 - 7 का मॉड डिवाइडेड बाई √2। बोलो, तो 4/√2 आता, मतलब कितना आ जाता? देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी होती तो भी निकाल सकते हैं, नियरेस्ट पॉइंट निकालना होता तो भी निकाल सकते हैं। दोनों में कॉन्सेप्ट सिमिलर है। क्या कॉन्सेप्ट है? कि नियरेस्ट पॉइंट निकालना हो या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी हो बिटवीन टू कर्व्स, तो वो हमेशा कहाँ लाई करते हैं? कॉमन नॉर्मल पे। तब ये जनरल कॉन्सेप्ट है कि नियरेस्ट पॉइंट या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between two curves always lie along its common normal। बस ये जनरल थॉट हमेशा ध्यान रखिएगा, चाहे आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट लगाना हो चाहे नियरेस्ट पॉइंट का, वो हमेशा कॉमन नॉर्मल पे ही लाई करते हैं, ठीक है ना? चाहे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो और चाहे कॉमन नॉर्मल। मान लो आपके सामने सिचुएशन ऐसी होती है कि एक इलिप्स दिया होता है कि नहीं, और एक सर्कल दिया होता, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करते हैं? कॉमन सेंस से सोच के बताओ। एक इलिप्स होता और एक सर्कल होता और दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी होती, तो कॉन्सेप्ट क्या होता? दोनों का कॉमन, भाई देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब कॉमन नॉर्मल, ये तो फैक्ट है ना। अच्छा, सर्किल की खासियत क्या है कि उसका नॉर्मल सेंटर से पास सेंटर से पास करता है। तो थोड़ी देर के लिए अगर हम इस सर्कल को हटा दें, थोड़ी देर के लिए अगर हम इस सर्कल को हटा दें, तो अब क्वेश्चन ये हो गया ना कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इस पॉइंट से निकालनी है, जो पॉइंट क्या है? सर्किल का सेंटर। मेरी बात समझे कि नहीं? तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इस पॉइंट से निकाल लें, हाँ या ना, और उसमें रेडियस सर्कल की क्या कर दें? सेपरेट कर दें, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकल आएगी। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? हाँ या ना? ये तो एम एकदम क्लियर है। अच्छा, सर्किल की खासियत ये है कि जो सर्किल का नॉर्मल है वो हमेशा कहाँ से पास करता है? थ्रू इट सेंटर। अब हम इसका तरीका ये लगाएंगे कि यहाँ पर इस पॉइंट को लेंगे पी थीटा, इस पर क्या लिखेंगे? नॉर्मल, और उसको कहाँ से पास करा देंगे? वहां से किसकी वैल्यू आ जाएगी? थीटा की। थीटा की वैल्यू रिवर्स में यहाँ पुट कर देंगे, तो आपको ये वाला पॉइंट मिल जाएगा। मिल जाएगा कि नहीं वाला पॉइंट? एक बार ये पॉइंट और सेंटर मिल गए तो दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल लेंगे और उसमें सर्किल की रेडियस को क्या कर देंगे? तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकल आएगी। मेरी बात समझ रहे हो? कॉन्सेप्ट मतलब लिखवा नहीं रहा हूँ, बट कॉन्सेप्ट वाइज चीजें समझे कि नहीं ये बताओ, हाँ या ना? तो बहुत ज्यादा आपके सामने लाइन आएगी, बहुत ज्यादा सर्कल आएगा, बहुत ज्यादा पॉइंट आएगा, पैराबोला आएगा, इस बात के चांसेस कम होते हैं, बट कॉन्सेप्ट सेम है। बट कॉन्सेप्ट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट मतलब कॉमन नॉर्मल। सर्किल का नॉर्मल हमेशा कहाँ से पास करेगा? सेंटर। सर्किल के केस में जब भी आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करेंगे तो सर्किल के सेंटर से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल लेंगे, और अगर आपको डिस्टेंस निकालनी होगी तो उसमें बाद में रेडियस को क्या कर देंगे? सेपरेट। तो आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की वैल्यू मिल जाएगी हमेशा। कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ। मेरे हिसाब से ओके है सब लोग? कोई डाउट? बात खत्म हो गई के इलिप्स के अंदर सर्कल आपने खींचा है, ध्यान से देखिएगा कॉन्सेप्ट क्या लगना चाहिए। x²/16 y²/4 = 1। ओके हो? इसका मतलब हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, इसमें भी कोई डाउट नहीं। नहीं है ना? ये इलिप्स बन गया हॉरिजॉन्टल, बन गया भाई हॉरिजॉन्टल इलिप्स। बोलिए, दिख गया होगा सबको? अच्छा, ये वाला जो पॉइंट आएगा वो आएगा 4,0, तो 1,0 इसके अंदर कहीं आएगा यहाँ पर। बोलो, इसी को सेंटर मानकर आपने एक सर्कल खींच दिया है, इसी को सेंटर मान के आपने एक सर्कल खींचा है। बोलो भाई,
ये सर्कल आपने बना दिया, हाँ या ना। अब आपको बताना है कि ये सर्कल जो है इस इलिप्स के अंदर ही रहे, बट इसकी रेडियस क्या हो, मैक्सिमम। तो भाई धीरे धीरे सर्कल बढ़ेगा ना, बोलो। यस सर। एक सिचुएशन, क्योंकि ये सिमेट्रिक रहेगा ना, हाँ या ना। एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब ये सर्कल इसको क्या करेगा, वो मैक्सिमम रेडियस होगी, क्योंकि जैसे ही सर्कल इससे बाहर आएगा इसको कट करना स्टार्ट कर देगा कि नहीं। जैसे ही सर्कल इसके बाहर आएगा इसको क्या कर देगा, कट करना स्टार्ट कर देगा, बोलो। कट करते 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 एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब ये यहां से भी बाहर निकल जाएगा, तो उस केस में 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे। अगर यहां से बाहर नहीं निकला तो 4 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। और करते करते एक सिचुएशन इस सर्कल की ऐसी आ रही होगी जब ये इसको क्या कर रहा होगा, टच। वो सबसे छोटी रेडियस होगी कि नहीं, मतलब वो सबसे मिनिमम रेडियस होगी जिसमें सर्कल इसके अंदर रहेगा। क्यों, जैसे इससे छोटा रहेगा तब तो अंदर रहेगा ही, हाँ है ना। जब इससे छोटा रहेगा तब तो इसके अंदर लाई करेगा ही ना हमेशा, हाँ है ना। तो इसका मतलब मिनिमम रेडियस के लिए आप क्या काम करने वाले हो, मिनिमम रेडियस के लिए आप क्या काम करने वाले हो, नॉर्मल पास करा दें सर्किल का 1,0 से। ये है, ये तो वो लार्जेस्ट रेडियस सर्कल के लिए सर्कल इसको 2 पॉइंट पे टच कर जाएगा, ये है सिचुएशन, है ना। तो आ जाओ जरा, फॉर लार्जेस्ट रेडियस सर्कल क्या करोगे, फॉर लार्जेस्ट रेडियस सर्कल inscribed in the ellipse inscribed in the ellipse क्या होगा, सर्कल टचेस दी ellipse, सर्कल टचेस दी ellipse, ये हुआ कॉन्सेप्ट, सर्कल टचेस दी ellipse। देन अब आओ, हमें सिर्फ रेडियस पे ही तो कमेंट करना है, और तो कोई बात है नहीं। अब देखो 2 मेथड है, पहला मेथड, ठीक। पहले मेथड में क्या करते हैं, सपोज हम ये मान लेते हैं कि जिस पॉइंट पे इसको टच कर रहा है वो पॉइंट पी थीटा है, मान सकते हैं कि नहीं, बोलो, हाँ या ना। अगर ये पॉइंट पी थीटा है तो इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, 4 cos थीटा कॉमा 2 sin थीटा। तो हम अब अगर हम इस पॉइंट पे नॉर्मल लिखें तो वो हमेशा 1,0 से पास करेगा कि नहीं, सोच के देखो। अगर हम इस पॉइंट पे नॉर्मल लिखें तो वो हमेशा कहाँ से पास करेगा, 1,0 से, बोलो, क्योंकि सर्कल तो इसको टच कर रहा है ना। तो पहला मेथड तो ये हुआ कि नॉर्मल एट थीटा लिखो जरा। मेथड 1 में क्या करोगे, नॉर्मल एट पी थीटा लिखो, तो वो कितना आ जाएगा, 4x sec थीटा -2y cosec थीटा इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और इसको कहाँ से पास करा देंगे, 1,0 से। तो 4 sec थीटा कितना आ जाएगा, 12, बोलो। तो यहाँ से cos थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/3, क्या 1/3 आएगी ना, cos थीटा की वैल्यू कितनी आएगी। अच्छा, अगर cos थीटा 1/3 होगा तो sin थीटा कितना हो जाएगा, 2√2/, दोनों समझ गए, हाँ या ना। तो पॉइंट P कितना हो जाएगा, बोलो। तो पॉइंट P कितना हो जाएगा, 4 cos थीटा कॉमा 2 sin थीटा। तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट कितना आ गया, 4/3 कॉमा 4√2/3, ये मिल गया, बोलो।
तो अब सर्कल की रेडियस कितनी आ जाएगी, बोलो भाई, सेंटर और इनके बीच की डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो सर्कल की रेडियस आ गई 4/3 -1 का होल स्क्वायर प्लस 4√2/3 का होल स्क्वायर। कितना आ रहा है ये, 1/9 प्लस 32/9, मतलब √11 आ रही क्या, देखियो क्या, √11/3, √11/3 आ रहा है, देखो हाँ, √11/3 आ रही है रेडियस, आ रही है। तो सर्कल की इक्वेशन क्या होगी, बोलो, x-1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन, मेथड 1 सबको क्लियर हुआ, मेथड 1 सबको क्लियर सर हुआ। √10/3 आनी चाहिए। 10/3 आ रही, नहीं सर, ठीक है। 11/3 आ रही, ठीक है, यस सर, ठीक है। ठीक है ना। यस सर। वो 33 आएगा ना ऊपर, यस सर, ठीक है। सही तो है, √11/3 यस सर, वो मुझे 3 की पावर 2 लग गया गलती से, वो सही बाय है। चांस से। देख लो कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो, नहीं बाकी अपना कैलकुलेशन कॉपी में करोगे तभी ना पता चलेगा। तो पहला कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं, कॉमन नॉर्मल वाला ही कॉन्सेप्ट लगा दिया हमने, क्योंकि ये सर्कल को इस पॉइंट पे टच कर रहा होगा, तो यहाँ पर अगर हम सर्किल का नॉर्मल खींचेंगे तो ऑब्वियसली वो सर्किल के सेंटर से तो पास करेगा ही ना, है ना। अच्छा, यही नॉर्मल आपको किसका नॉर्मल होगा, इलिप्स का, क्योंकि सेम पॉइंट पे टच कर रहा है। तो इलिप्स के लिए नॉर्मल खींचो, वही सर्किल का भी नॉर्मल हुआ, उसको सर्किल के सेंटर से पास करा के पैरामीट्रिक थीटा निकाल लो। एक बार कॉस थीटा आ गया तो साइन थीटा आ गया, पॉइंट आ गया। अब ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको मिल गया, एक पॉइंट ये मिल गया, सेंटर मिल गया, तो रेडियस मिल गई, सेंटर पता ही, सेंटर और रेडियस निकाल के सर्किल की इक्वेशन लिख देंगे। कहाँ पे, ये पूरा रूट में है ना वैसे तो, अरे ये रूट अंडर 11/3 लिखा है भाई, अरे यार तुम लोग भी, हाँ हो गया। चलो अब मेथड 2 देखो, इसी कुछ टाइप के क्वेश्चन को करने का मेथड 2 क्या हो सकता है, ठीक है ना। चलो मेथड 1 तो सब लोग समझ गए ना, मेथड 2 में क्या करेंगे भाई, ये रहा इलिप्स, है कि नहीं, और ये एक सर्कल है 1,0 को रेडियस मान के ना, और ये इसको टच कर ही रहा है 2 पॉइंट पे, बोलो भाई, बोलो। तो अगर हम सर्किल की रेडियस को कह दें आर है, क्या कह दें भाई, तो सर्कल की इक्वेशन क्या होगी, मान लो हम कह देते हैं जो लार्जेस्ट रेडियस है वो कितनी है, आर है, तो सर्कल क्या होगा, x-1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर होगा। तो अच्छा, इलिप्स क्या दिया हुआ है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर -16 इक्वल टू 0, ये इलिप्स है, अरे हाँ है ना, बोलो। अच्छा, अब अगर आप इलिप्स और सर्कल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालें तो वो इक्वल रूट वाली कंडीशन आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि एक पॉइंट पर टच कर जा रहे हैं ना दोनों। यस सर। तो इसका मतलब यहाँ से अगर आप देखोगे तो दोनों रूट सेम आ रहे होंगे ना, बोलो भाई। एक्स में यस अगर क्वाड्रेटिक बनाओगे तो एक्स की वैल्यू क्या आ रही होगी, सिमेट्रिसिटी की वजह से सेम आ रही होगी ना, जहां पर इसको यहाँ टच कर रहा होगा जिस एक्स पर, उसी एक्स पर यहाँ टच कर रहा होगा, वाई चेंज होगा ना केवल, तो एक्स तो सेम आ रहा होगा। तो अगर हम एक्स में क्वाड्रेटिक बनाए तो उस क्वाड्रेटिक के रूट्स कैसे होंगे, इक्वल। बात समझ में आती है। तो यहाँ से हम वाई स्क्वायर को क्या कर दें, एलिमिनेट, बोलो। तो यहाँ से आप इसमें वाई स्क्वायर की वैल्यू रख दो, आर स्क्वायर -x-1 का होल स्क्वायर, रख सकते हो कि नहीं, रख दो उठा के, क्या आएगा बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस 4 आर स्क्वायर -x-1 का होल स्क्वायर -16 इक्वल टू 0। अब ये एक्स में क्वाड्रेटिक बन गई, हाँ है ना। यहाँ से जो एक्स में क्वाड्रेटिक बनेगी उसके रूट्स कैसे आएंगे, इक्वल। इक्वल। एक्स में जो क्वाड्रेटिक बनेगी उसके रूट्स कैसे आएंगे, इक्वल।
ये बात समझ गए सब लोग कि नहीं? क्यों इक्वल आएंगे, ये बात सबको समझ में आ रही है कि नहीं बताओ? एक्स में जो क्वाड्रेटिक बनेगी उसके रूट्स इक्वल आएंगे, बस ये ध्यान रखिएगा, वाई की क्वाड्रेटिक नहीं, क्योंकि एक्स में जो क्वाड्रेटिक बनेगी वही सिमेट्रिकली इसको दो बार में दो जगह कट कर रही होगी सेम एक्स पर। सिमेट्रिसिटी है ना? हाँ या ना बोलो। तो बस इसी क्वाड्रेटिक को निकाल के इसका डी जीरो कर दो, वहां से आर आ जाएगा, आर आके वैल्यू रख देंगे, आंसर हो जाएगा। चलो डी जीरो करते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4 और प्लस का 8x, सही लिख रहा हूँ देखते जाना। तो 3x स्क्वायर प्लस का 8x और साथ में क्या बचेगा, प्लस 4r स्क्वायर माइनस 20। देखो यस सर, ये सही है। इसका मतलब ये आएगा 3x स्क्वायर माइनस 8x और प्लस 20 माइनस माइनस 4r स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या करेंगे, 0 जीरो, क्योंकि रूट्स कैसे हैं इक्वल। डी जीरो करो तो क्या आएगा, 64 माइनस 3 इंटू 4 20 माइनस 4r स्क्वायर इक्वल टू 0। 4 कैंसिल करेंगे, यहाँ 16 बचेगा, बोलो। तो 16 माइनस कितना बचेगा 60 और प्लस का 12r स्क्वायर इक्वल टू 0। देख लो आराम से, यस सर, इन दोनों को हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 44, बोलो। यस सर, आर स्क्वायर की वैल्यू आएगी 44/12, यानी 11/3। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिख रहा है सबको कि नहीं बताओ? यस सर, आ गया आप? तो सर्कल क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड सर्कल क्या आ जाएगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 11/2। यही उससे भी आंसर आ रहा था, ये इससे भी आंसर आ रहा था। मैथड समझ में आया, मुद्दे की बात बस इतना समझाओ, बाकी सब ओके। ये मैथड क्लियर हुआ कि नहीं, कैसे आपने इस टेंजेंट वाले कॉन्सेप्ट को डील किया है? बस दोनों मेथड है, दोनों में से आप कोई भी मेथड लगा सकते हैं। एक वो कॉमन नॉर्मल वाला है, बोलो, और दूसरा मेथड आपने ये लगा दिया। दोनों में से जो आपको सही लगे वो आप आराम से लगा सकते हैं। बोलिए, कोई कंफ्यूजन? बोलो, डन है भाई? यस सर। ये कॉन्सेप्ट आपको एकदम समझ में आया होगा। दोनों में से आप कोई भी लेकर एक सर्कल बनाया, किसको सेंटर लेके, फोकस को। फोकस। अगर आपने किसी भी इलिप्स में किसको सेंटर लेकर, फोकस को सेंटर लेकर आपने एक सर्कल बनाया और आपने कहा कि वो लार्जेस्ट रेडियस का सर्कल बताओ जो कि इलिप्स को टच करे और उसका सेंटर फोकस हो, तो वो हमेशा इलिप्स को कहाँ टच करेगा, मेजर एक्सिस के एंड पे। वो लार्जेस्ट रेडियस का जो सर्कल होगा वो हमेशा इलिप्स को कहाँ टच करेगा, एंड ऑफ मेजर एक्सिस पे। कहाँ टच करेगा हमेशा, अभी ज्योमेट्री बनाएंगे तो समझ में आएगा आपको। वो हमेशा कहाँ टच करेगा, एंड ऑफ मेजर एक्सिस पे। समझ आए? लिख लीजिएगा इसको कहीं। लार्जेस्ट रेडियस सर्कल inscribed in a ellipse, largest radius circle inscribed largest radius circle inscribed in given ellipse taking focus as a center always touches the ellipse at nearest end of major axis, nearest
एंड ऑफ मेजर एक्सिस। ये समझ गए ना, नियरेस्ट एंड जो फोकस लेंगे उसका जो नियरेस्ट एंड होगा कौन सा, मेजर एक्सिस का, हमेशा उसको ही टच करेगा, हाँ या ना। अगर आपने किसको सेंटर लेकर सर्कल खींचा है, बस ये बताओ। फोकस। अगर आपने फोकस को सेंटर लेकर कोई भी सर्कल खींचा है तो वो हमेशा उसको नियरेस्ट एंड पर ही टच करेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो वो हमेशा उसको कहाँ टच करेगा, नियरेस्ट एंड पर ही टच करेगा। दिख रहा है सबको कि नहीं? अगर आपने फोकस को सेंटर लिया है तो उसको हमेशा कहाँ टच करेगा, नियरेस्ट एंड पर। समझ रहे हैं सब लोग कि नहीं भाई? यही वो मैक्सिमम रेडियस होगी। क्यों? अब कॉमन सेंस से सोचना, ये जो पॉइंट है इससे ये नॉर्मल है ना, अरे हाँ है ना। और यस सर। नियरेस्ट एंड पे जब कहीं भी टच करेगा, हाँ है ना, तो सेंटर उसका नॉर्मल पे ही लाई करेगा, उसके अलावा वो कहीं और टच कर नहीं पाएगा, तो बाकी किसी नॉर्मल की बात आएगी नहीं, यही वाला पॉइंट ही तो नॉर्मल आएगा, हाँ या ना। इसीलिए वो हमेशा उसको कहाँ टच करेगा, नॉर्मल पे। अच्छा, अब उसकी रेडियस पे अगर डिस्कशन करो, ये वाली लेंथ ए ही होती है, यस सर। ये वाली लेंथ ए होती है, और ये वाली लेंथ रेडियस आर है। तो इसका मतलब रेडियस ऑफ दैट सर्कल क्या होगा, ए माइनस ए। बस ये ध्यान रखिएगा, रेडियस ऑफ दैट सर्कल क्या होगा, ए माइनस ए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ए माइनस ए ई। यहाँ पर ई इसेंट्रिसिटी और 2a लेंथ ऑफ मेजर एक्स। तो फोकस को सेंटर मानकर आप कभी भी सर्कल खींचेंगे और वो लार्जेस्ट रेडियस का हो जो इसके अंदर बन रहा हो, तो उसकी लार्जेस्ट रेडियस हमेशा कितनी होती है, समझ गए कि नहीं? बोलो। वो भी वही कॉमन नॉर्मल वाले कॉन्सेप्ट से ही पूरा ऑब्जर्वेशन किया गया। सर्किल का सेंटर क्या होना चाहिए, फोकस। ये कॉन्सेप्ट ही तब है जब सर्किल का सेंटर क्या है, फोकस। अगर फोकस। फोकस को सेंटर मान के लार्जेस्ट रेडियस का सर्कल आप खींच रहे हैं इलिप्स के अंदर, जो कि इलिप्स को टच कर रहा है, भाई ऑब्वियसली इलिप्स के अंदर लार्जेस्ट रेडियस का सर्कल आप खींच रहे हैं, तो लार्जेस्ट रेडियस तो तभी आएगी ना जब वो इलिप्स को क्या करेगा, टच। तो इलिप्स को टच कहाँ करेगा, नियरेस्ट एंड ऑफ मेजर एक्सिस पे, और उसकी रेडियस लार्जेस्ट कितनी होगी, ए माइनस ए। समझ में आया? ये एकदम आंख मूंद के रिजल्ट लगा दीजिएगा, क्योंकि यही फैक्ट है। ऑब्वियसली जहां जहां टच करेगा उस पॉइंट पे जो नॉर्मल होगा वो सर्किल के सेंटर से पास करेगा। लार्जेस्ट एंड ऑफ मेजर एक्सिस, सॉरी नियरेस्ट एंड ऑफ मेजर एक्सिस पे टच करेगा, तो जो नॉर्मल होगा वो क्या होगा, सेंटर मेजर एक्सिस ही तो नॉर्मल बन जाएगा ना, यानी मेजर एक्सिस ही उसका क्या बन जाएगा, डायमीटर। क्या है, मेरी बात समझ में आ रही है? कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? गुड। ये रिजल्ट एकदम ध्यान रखिएगा, ओके। जहां आपको ऐसी सिचुएशन जरूरत पड़े वहां सीधा आंसर ये लगा दीजिएगा बिना कुछ सोचे हुए, ओके। कोई कंफ्यूजन? डबल टच का मतलब समझ में आया कि नहीं? ये क्या हो जाएगा, कॉमन सेंस से सोचो, सेंटर हो जाएगा? नहीं भाई, सिचुएशन ये है इस केस में कि आपको एक सर्कल की इक्वेशन निकालनी। सर्कल की इक्वेशन निकालने का मतलब सिर्फ दो चीजें चाहिए, सर्कल का सेंटर और रेडियस। रेडियस। एक इलिप्स आपको दे रखा है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, हाँ या ना। और एक सर्कल आपको निकालना है जो कि इस इलिप्स को टच कर रहा है, कहां पर, सॉरी, एक इलिप्स आपको डिस्कस करना है जो कि एक सर्कल चाहिए आपको डिस्कस करना है जो कि इसको कहां टच कर रहा है, बस ये बताओ। एंड ऑफ लैटस रेक्टम पे इसको टच कर रहा है, ये मान लेते हैं एंड ऑफ लैटस रेक्टम है, ये फोकस रहा होगा ना फिर, बोलो। ये वाला पॉइंट ए कॉमा बी स्क्वायर बाई ए आया होगा, जहां पर ये इसको टच कर रहा होगा, एंड ऑफ द लैटस रेक्टम। समझ गए? बोलो। अब इसी सर्कल की इक्वेशन आपको निकालनी है, तो अगर मैं यहां से खींचूं क्या, नॉर्मल, यहां से क्या खींचूं, नॉर्मल, तो वो जहां एक्सिस को कट करेगा वही क्या हो जाएगा, सेंटर। अच्छा, यही सेंटर क्यों होगा, कॉमन सेंस है ना, ये कॉर्ड होगी, है ना,
हाँ है ना, और ये कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, तो कॉर्ड का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा वो मेजर एक्सिस होगी, हाँ है ना, और वही डायमीटर भी होगी, एक डायमीटर ये रहा, नॉर्मल डायमीटर होता ही है, तो दोनों डायमीटर का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वही सर्किल का क्या होगा, यानी सेंटर हमेशा कहाँ लाई करेगा, मेजर एक्सिस, सेंटर हमेशा कहाँ लाई करेगा। अब Major सेंटर अगर axis. मिल जाए तो काम हो जाएगा, तो सेंटर निकालने के लिए टेक्निक क्या लगाओगे, नॉर्मल की इक्वेशन लिखोगे कहाँ पे, देखो ये तो आपने लिखी है ना, Yes, sir. नॉर्मल एट ए कॉमा बी स्क्वायर बाई ए, याद है किसी को, X minus EY equal to AEQ. एक्स माइनस ई वाई इक्वल टू ए ई क्यू होता है ये, है ना, इसमें क्या पुट कर दोगे, y को क्या पुट करोगे, 0, 0. तुरंत सेंटर का कोऑर्डिनेट मिल जाता है, कितना आएगा सेंटर बताओ, ए ई AEQ कॉमा, comma 0. सेंटर मिल गया क्या, बोलो भाई, सेंटर मिल गया, अब बताओ व्हाट इज रेडियस, बोलो, रेडियस हो जाएगी ए ई क्यूब माइनस ए ई का स्क्वायर प्लस बी की पावर 4 बाई ए स्क्वायर, ये कैसे लिख रहा हूँ समझ में आया, Yes, sir. सेंटर से इस पॉइंट के बीच की क्या निकाल ले रहा हूँ मैं, Distance. अब बताओ इसको सॉल्व अगर करोगे तो ये कितना कॉमन आ रहा है, ए स्क्वायर है कि नहीं, और क्या कॉमन आ रहा है, एक ई स्क्वायर भी कॉमन आएगा क्या, अंदर क्या बचेगा, ई स्क्वायर माइनस 1, तो इसको 1 माइनस ई स्क्वायर लिख दें क्या, का होल स्क्वायर क्या, बोलो, और यहाँ पर क्या आएगा, बी की पावर 4 बाई ए स्क्वायर, चेक करो, बोलो, अच्छा आप ध्यान से देखते जाइएगा, बी स्क्वायर को आप क्या लिखते हो, ए स्क्वायर 1 माइनस ई, ये उठा के हम यहाँ रख सकते हैं, बोलो, रख दो, क्या आएगा बताओ, रूट अंडर ए स्क्वायर ई स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर का होल स्क्वायर, बोलो, दिख रहा होगा सबसे, हाँ या ना, पूरे से क्या कॉमन आ रहा है बताओ, नहीं ए पूरे से कॉमन कर लो, है ना, और अंदर चाहो तो सिंप्लीफाई भी कर ही सकते हो, होल स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस ई स्क्वायर, क्या देखो कुछ गड़बड़ किया क्या, सही लिख रहा हूँ ना, ए ई क्यूब माइनस ए ई, तो ए स्क्वायर ई स्क्वायर कॉमन, ई स्क्वायर माइनस 1 का होल, सही है सर. सही है कैलकुलेशन ना, क्या 1 माइनस ई स्क्वायर को भी कॉमन कर लेंगे हम, Yes. अरे मतलब वही घूम फिर के आ जाएगा, सही लिखा है वैसे, कोई दिक्कत नहीं लग रही मुझे तो, सही है, सही है ना, चलो यही रेडियस ले लेते हैं, बाकी कैलकुलेशन आगे देखेंगे, तो सर्कल क्या आ जाएगा, एक्स माइनस ए क्यूब का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस, देखो हाँ या ना, यही तो आएगा, अब चाहो तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो यही रिजल्ट आ जाएगा, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो घूम के यही रिजल्ट आ जाएगा, ए की पावर 6, ए की पावर 6 मेरे हिसाब से कैंसिल हो जाएगा ए स्क्वायर, बाकी बचे हुए टर्म 4, 2 और 3 बचेंगे, वो आराम से सिंप्लीफाई हो जाते हैं, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 ए ई क्यूब एक्स
और प्लस ए स्क्वायर ई की पावर 6, यहाँ से आएगा ए स्क्वायर 1 प्लस ई की पावर 4 माइनस 2 ई स्क्वायर और 1 प्लस ई स्क्वायर। चाहो तो मल्टीप्लाई कर लो, कर दें क्या पूरा मल्टीप्लाई? 1 प्लस ई स्क्वायर ई की पावर 4 प्लस ई की पावर 6 और माइनस 2 ई स्क्वायर माइनस 2 ई की पावर 4। तो ए ई की पावर 6 से ई की पावर 6 कैंसिल, बाकी बचेगा ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर ई की पावर। देखो आ गया आंसर। वो बस कैलकुलेशन करने वाली बात थी। दिखा क्या? अरे हाँ या ना बताओ, आ गया कि नहीं वही सेम आंसर? हाँ या ना? मेरी बात समझ गए सब लोग? गुड। अब कौन सा क्वेश्चन इसमें बच रहा है लास्ट? हाँ भाई, अब जरा 5th पे आ जाओ। 5th में भी कॉमन टेंजेंट की बात करें। 6th तो क्वेश्चन आसान है यार, वो तो सीधा सर्किल और रेडियस वाला वो तो कर ही लिया होगा। 5th में देखो कॉमन टेंजेंट की बात चल रही है। कॉमन टेंजेंट्स तो आपने पढ़े ही हैं, बोलो भाई। 5th में कॉमन टेंजेंट की बात चली, दिमाग लगाओगे? पहले दोनों की जरा कॉमन टेंजेंट निकाल लोगे क्या? एक सर्कल और एक सॉरी एक इलिप्स है और एक पैराबोला। दोनों स्टैंडर्ड है कि नहीं? दोनों कैसे हैं और दोनों के लिए क्या निकालना है? कॉमन टेंजेंट निकालना है। कॉमन टेंजेंट निकाल के वो 4 पॉइंट निकालने हैं, ए बी सी डी, है कि नहीं? और फिर उन्हीं ए बी सी डी से क्या निकालना है? ए सी बी डी क्वाड्रिलेटरल का एरिया। मेरी बात समझ रहे हो? अरे अभी दिख रहा? एक पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4x और एक इलिप्स है x स्क्वायर बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई 6। यही तो है। तो इसके लिए कॉमन टेंजेंट के लिए इसके लिए m स्लोप टेंजेंट लिखो जरा। दोनों के लिए लिखेंगे ना। m स्लोप टेंजेंट इसके लिए क्या होगी? y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम, एम आई करेक्ट? और इसके लिए क्या होगी? y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस रूट अंडर 16 एम स्क्वायर प्लस 6। हाँ है ना? कॉमन टेंजेंट का क्या कॉन्सेप्ट होगा, बोलो? इसका मतलब 1 बाई एम किसके बराबर होगा? रूट अंडर 16 एम स्क्वायर प्लस 6। एम आई करेक्ट और नॉट? इसका मतलब एम स्क्वायर 16 एम स्क्वायर प्लस 6 1 के बराबर होगा। हाँ या ना? देख लो। इसका मतलब इसी अगर हम एम स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए टी की तरह ट्रीट करें तो यहाँ से क्या रिजल्ट आएगा? 16 टी स्क्वायर प्लस 6t माइनस 1 इक्वल टू 0। फैक्टराइज हो रहा है क्या ये? तो 16 टी स्क्वायर प्लस 8t माइनस 2t माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से 8t कॉमन क्या बचेगा? 2t प्लस 1। यहाँ से क्या कॉमन? माइनस 1, तो 2t प्लस 1। यहाँ से t की वैल्यू आएगी माइनस हाफ और 1/8। माइनस हाफ पॉसिबल, तो इसका मतलब m की वैल्यू आएंगी प्लस माइनस 1/2। m निकल आया कि नहीं? यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो अपनी बात रखेगा। m निकाल लिया? अच्छा, अब m आते ही कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन क्या लिखोगे? इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट क्या हो जाएंगे? अच्छा, m जो है वो हम कहाँ रखेंगे? यहाँ नहीं रखिएगा, m यहाँ रखेंगे। यहाँ से ही 2 टेंजेंट आएंगी। हाँ या ना? तो अब m क्या आएंगी वैल्यू? y इक्वल टू x बाई 2√2 प्लस 2√2 और y इक्वल टू माइनस एक्स बाई 2√2 और माइनस 2√2। ये दोनों कॉमन टेंजेंट आ गए। अरे हाँ या ना? कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन आ रहा हो तो मुझे बताओ, बोलिए भाई। कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ। अच्छा, अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? अभी हमने सिर्फ कॉमन टेंजेंट निकाली। अब कह रहा है कि ये जो कॉमन टेंजेंट है पैराबोला को कहाँ टच करती है? मतलब ये वाली ए पे और ये वाली, अच्छा ये वाली टेंजेंट इलिप्स को कहाँ टच करती है? सी पे। ये वाली टेंजेंट डी। ये है क्वेश्चन। तो अब हमें वही 4 पॉइंट एबीसीडी निकालने। वो चारों पॉइंट हैं क्या? ये चारों पॉइंट एबीसीडी हैं क्या?
ए और बी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसके लिए, बोलो। ए इसके लिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है फॉर पैराबोला, बी इसके लिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है फॉर पैराबोला, सी और डी भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है फॉर दिस टेंजेंट। नहीं समझ रहे हो मैं क्या बोला ये? अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो आप निकालना जानते हो कि नहीं? तो पैराबोला के लिए पहले पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालो। ए और बी कैसे निकालोगे जल्दी बताओ। ये तो आपको पता होना चाहिए। अगर पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, ये तो एकदम मतलब जनरल थॉट है। 4ax है और उसके लिए आपने m स्लोप टेंजेंट लिखी है y इक्वल टू mx प्लस a बाई m, तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आता है a बाई m स्क्वायर कॉमा 2a बाई m। ये बात कितने लोगों को पता है? a बाई m स्क्वायर कॉमा 2a बाई m याद है कि नहीं है? यस सर। तो वही y1 इक्वल टू mx वो लिख के y1 x1 पे टेंजेंट लिख के कंपेयर कर देते, उससे भी सेम जगह पहुंच जाते। बट अगर ये रिजल्ट आपके दिमाग में है तो आप a और b डायरेक्ट लिख सकते हैं कि नहीं? अब बताओ व्हाट इज, तो अब जो पॉइंट होगा a की वैल्यू 1 है, तो पॉइंट होगा 1 बाई एम स्क्वायर कॉमा 2 बाई एम। तो a पॉइंट क्या होगा बोलो? 2√2 का होल स्क्वायर, हाँ या ना बोलो। और b कॉमा 2 इंटू 2√2, b पॉइंट क्या होगा? -2√2 का होल स्क्वायर कॉमा 2 इंटू -2√2। समझ गए? a पॉइंट का कोऑर्डिनेट आएगा 8 कॉमा 4√2 और b पॉइंट का कोऑर्डिनेट आएगा 8 कॉमा। कितने लोग इस बात से एग्री हो? अरे हाँ या ना, जल्दी बोलते जाओ भाई। एग्री हो गए? अब आओ फॉर सी और डी क्या करोगे? सी और डी के लिए क्या करोगे? इलिप्स के लिए, तो इलिप्स के लिए मान लेते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कितना है? अल्फा कॉमा बीटा। तो टेंजेंट की इक्वेशन कितनी हो गई? एक्स अल्फा बाई कितना था 16, वाई बीटा बाई 6 इक्वल टू 1। ये हो गई। अब बताओ, जिसको दोनों टेंजेंट से हम क्या कर देंगे? कंपेयर कर सकते हैं कंपेयर। तो टेंजेंट की इक्वेशन लिखो। तो टेंजेंट की इक्वेशन है, पहली इक्वेशन है x माइनस 2√2y इक्वल टू -8, ये पहली टेंजेंट है। और दूसरी है x प्लस 2√2y इक्वल टू -8, ये दूसरी इक्वेशन है। चेक करिए जरा, x माइनस 2√2y इक्वल टू -2√2 और x प्लस 2√2y इक्वल टू -8, ये दोनों टेंजेंट देख हैं। तो अब कंपेयर कर दो उठा के। तो फॉर सी के लिए ऊपर वाली टेंजेंट यूज करोगे, तो आएगा अल्फा बाई 16 माइनस बीटा बाई 12√2 इक्वल टू -1/8। तो अल्फा कितना आ रहा है? -2 और बीटा कितना आ रहा है? 4 3√2/2 यानी 3/√2। देखते जाना। फॉर डी करोगे तो आएगा अल्फा बाई 16 इक्वल टू बीटा बाई 12√2 इक्वल टू -1/8। अब अल्फा कितना आएगा? -2 और बीटा कितना आ रहा है इस बार? -3/√2। देख लो। अब ABCD क्वाड्रिलेटरल का एरिया आपको निकालना है। देखते से पता चल रहा है कि जो ABCD क्वाड्रिलेटरल है वो एक ट्रेपेजियम है। देख लो भाई, 2 पॉइंट x इक्वल टू 2 पे है, -2 पे है। अरे हाँ है ना, -2 कॉमा 3/√2 -2 कॉमा -3/√2 और 2.8 पर है। बोलो 8 कॉमा 4√2 8 कॉमा -4√2। ये हो गया ए बी, ये हो गया सी डी। इसी का आपको क्या निकालना है? एरिया। यही तो था क्वेश्चन। मैंने पूरा एनालिसिस आपके सामने कर दिया मैक्सिमम सिचुएशन में, जितनी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है।
बोलो। मतलब अरे ए और बी ये पॉइंट रहे, एक्स सेम, सी और डी ये पॉइंट रहे, एक्स सेम, अभी तो ट्रेपेजियम बनेगा ना। अब इसी का एरिया तो चाहिए ए सी डी बी का, देखो चाहिए ना। अब बताओ ट्रेपेजियम का एरिया कैसे निकालते हो? सम ऑफ पैरेलल साइड, तो इसका सम कितना आ रहा है, ये वाली साइड का सम 3√2 6/√2, और ये 4√2 मतलब 8√2, और दोनों के बीच का गैप कितना आ रहा है 10। तो एरिया कितना आएगा 10 इंटू 6√2 प्लस 8√2/2 क्या? अरे हाँ यस सर। यार, तो 216 622, तो 220/2√2, देखो है। अब इसी को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना, आंसर आ जाएगा मेरे हिसाब से। क्वेश्चन का कैलकुलेशन, सिचुएशन ऐसी दी हो ना कि आपने फुट ऑफ परपेंडिकुलर डालना है सेंटर से। कहां से? मतलब ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है, जब भी आप फुट ऑफ परपेंडिकुलर सेंटर से डालेंगे और उसका लोकस आपको निकालना है उसके लिए। अब ध्यान से देखना, मेथड अभी भी हम कॉन्साइडिंग वाला ही लगाएंगे। अच्छा, कॉन्साइडिंग लगाने के लिए हमें इस नॉर्मल कॉर्ड की इक्वेशन कितनी बार निकालनी पड़ेगी? 2 बार। एक बार इस नॉर्मल कॉर्ड की इक्वेशन तो निकल आएगी, कैसे? नॉर्मल से। हाँ, हम भाई नॉर्मल एट पी थीटा तो जब चाहेंगे तब लिख ही लेंगे ना, दैट इज ए एक्स एट थीटा माइनस बी वाई कॉसेक थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर। इसमें तो हमें कोई डाउट है ही नहीं, ये तो हम जब चाहेंगे तब लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी इक्वेशन दोबारा निकालना चाह रहे हैं। अच्छा, इस पर हमें एक पॉइंट पता है क्या, और इस लाइन का स्लोप पता है, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप मिल जाएगा ना। मान लेते हैं ये पॉइंट है ओ डी, तो स्लोप ऑफ ओ डी अगर लिखोगे तो के बाई एच होगा, आया ना। तो अगर मैं स्लोप ऑफ नॉर्मल पूछूं यहां से तो क्या होगा, हो जाएगा। तो अगर मैं इसी नॉर्मल कॉर्ड की इक्वेशन पूछूं तो आप क्या लिखोगे, y माइनस के अपॉन x माइनस एच इक्वल टू माइनस एच बाई के। अगर ध्यान से देखोगे तो ये इक्वेशन सॉल्व होके आती है एच एक्स प्लस के वाई इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। नहीं आ रही कि नहीं, देख लो आराम से, सोच लो यही आ रही है, आ रही कि नहीं। अब जैसे ये इक्वेशन आएगी, अब इस कॉर्ड की कितनी इक्वेशन आ गई, दोनों को क्या करेंगे, कॉन्साइड करा दो, कॉन्साइड। कॉन्साइड वाला मेथड समझ में आया कि नहीं? अब जैसे ही कॉन्साइड कराओगे क्या होगा, ए सेक थीटा बाई एच माइनस बी कॉसेक थीटा बाई के इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अब क्या निकालना है बताओ, साइन और कॉस, दोनों को स्क्वायर करके क्या कर देना, पहले से कॉस थीटा कितना आ जाएगा, ए एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई एच ए स्क्वायर ई स्क्वायर, दिखा। दूसरे से साइन थीटा कितना आ जाएगा, बी एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई के ए स्क्वायर ई स्क्वायर। दोनों को स्क्वायर करके क्या कर दो, तो लोकस कितना आ गया बताओ, ए स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर का। देख लीजिए, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर का लोकस आ जाएगा। कितने लोगों को ये बात समझ में आई बताओ, यस सर। प्रोसेस कितने लोगों को क्लियर हुआ, और कितने लोगों को ये बात समझ में आई, हाँ या ना बताओ। वहीं से tan थीटा भी रख लेते क्या निकाल लेते बेटा, हैं, एमओपी निकाल लिया स्लोप, वही tan थीटा निकल जाता नॉर्मल का। स्लोप निकाल लेते, फिर नॉर्मल का tan थीटा निकाल लेते, मतलब नहीं समझा। अब नॉर्मल की स्लोप अब मिल जाएगी हम लोग को दूसरे मेथड से।
नॉर्मल की स्लोप मिल जाएगी, वहां से थीटा एलिमिनेट कर रहे हैं, ये कह रहे हैं। हाँ सर वही tan थीटा लिख के। कर सकते हैं एलिमिनेट, बट जब हम इसका स्लोप और एच के पॉइंट निकालेंगे तो सीधा लाइन निकाल लेंगे ना, वो ज्यादा आसान पड़ेगा ना हमें। तो हाँ सर। वो लाइन निकाल के कोइंसाइड करना जल्दी दिखेगा ना हमें। यस। वो बात सही है कि आपने इसका स्लोप के बाई एच कहा, तो इसका स्लोप भी थीटा के टर्म में निकाल लो, उसको के बाई एच के बराबर करके tan की वैल्यू निकाल के उसको एलिमिनेट कर दो, उससे भी सेम जगह आ जाओगे, नो डाउट। वो ठीक है, मेथड कर सकते हैं उसको भी, ठीक है, वो कर सकते हैं। बट हाँ मतलब इससे तो ये सबसे आसान कैलकुलेशन है, क्योंकि इसमें दोनों लाइनें आपके सामने आ गई, और आपने देखा जब दो लाइनें एक मतलब एक लाइन की दो इक्वेशन आ गई, तो दोनों को एलिमिनेट करने के लिए, थीटा एलिमिनेट करने के लिए एक ही रास्ता है क्या, और कॉन्साइड कराते ही आपने देखा कि आपको साइन और कॉस की वैल्यू मिल गई। जैसे ही साइन कॉस मिला तो थीटा एलिमिनेट करने के लिए दोनों को स्क्वायर करके क्या करते हैं, ऐड। ये अंडरस्टूड मेथड है, खत्म हो गया क्वेश्चन। बोलो भाई, ये बात आ रही नहीं आ रही हो? क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं? अच्छा क्वेश्चन था ये। बट अब एक मतलब एक थॉट एकदम जनरल सेट कर लो, सेंटर से अगर क्या डाला गया हो तो उस लाइन मतलब इस कॉन्सेप्ट को ही यूज करेंगे पहला। हो सकता है कि वहां पे कोई दूसरा कॉन्सेप्ट भी यूज हो रहा हो, बट सेंटर से अगर फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाल के फुट ऑफ परपेंडिकुलर का लोकस निकालना है, तो ये कॉन्सेप्ट मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में यूज होता है। समझ रहे हो कि नहीं? और कॉन्साइडिंग का कॉन्सेप्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो कई जगह यूज हो ही जाता है, हाँ या ना? चलिए, बात हो गई खत्म। सबको समझ में आया भाई क्या था? गुड। कहाँ तक पहुंच गए हम लोग? हाँ ये हो गया। कोई क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ? कोई ऐसा जिसको डाउट आ रहा हो तो प्लीज जल्दी इन्फॉर्म करो। क्लियर है सबको? बोलो भाई, यस सर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नोट कर लिया होगा सबने? यस सर। बस आ गया था ना, समझ में आया कि नहीं? यस सर हो गया। अब हम ये भी हो गया। अब हम बात करने जा रहे हैं इस रिफ्लेक्शन वाली प्रॉपर्टी की। देखिए, तो ये रिफ्लेक्शन क्या कहता है? देखिए, एक इलिप्स था आपके सामने, एक इलिप्स था। स्क्रीन फ्रीज है सर। फ्रीज है? सबको हाँ, फ्रीज? स्क्रीन आ रही ना भाई सबके पास? नहीं आ रही? नहीं आ रही, नहीं आ रही, बाकी लोग कंफर्म करो आ रही कि नहीं। नहीं आ रही। तो फ्रीज है। नहीं आ रही। आ गई। आ गई सर। आ गई।